गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। तो लेकर हाजिर हम एक बार फिर से आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसमें देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं। जी हाँ, फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन आपको अखबार पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हर वो खबर जो आपके लिए जानना जरूरी है वो हम आपको इस बुलेटिन में बताएंगे। खबरों की बात करते हैं तो आपको तस्वीर सबसे पहले दिखाते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां लगातार बर्फबारी हो रही है। पूरी वादी बर्फ की सफेद चादर से ढकी हुई है और साथ ही कई रास्ते भी बंद पड़े हैं। जी हाँ, लेकिन इस बीच भारी बर्फबारी के बीच खेलो इंडिया का कार्यक्रम जो है वो भी शुरू हो चुका है। तो वहीं दुनिया की सबसे ऊंची लेक पर मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। ये बर्फिस्तान नहीं बल्कि धरती पर जन्नत कहा जाने वाला जम्मू कश्मीर है, जहां मौसम ने यू टर्न लिया और बर्फबारी एक बार फिर से शुरू हो गई। बर्फ इतनी ज्यादा है कि मकान कहाँ है, सड़क कहाँ है, ये अंदाजा लगाना मुश्किल है। सब कुछ बर्फ की सफेद चादर में ढका है। सामने आई खूबसूरत तस्वीरें सोनमर्ग की हैं, जहां बर्फ की इतनी मोटी चादर है कि लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। जम्मू कश्मीर के सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाले टूरिस्ट प्लेस गुलमर्ग में बर्फबारी तो हो ही रही है। साथ ही गुलमर्ग में 21 फरवरी से खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का दूसरा चरण शुरू हो गया है, जो 25 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान बर्फ में स्नोबोर्डिंग, अल्पाइन स्की और नॉर्डिक स्की और स्नो माउंटेनियरिंग सहित कई खेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसका लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में टूरिस्ट गुलमर्ग पहुँच रहे हैं। लद्दाख की फेमस पैंगोंग झील के पास फ्रोजन लेक मैराथन शुरू हो चुका है। दुनिया की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन का उत्साह देखते ही बन रहा है। मैराथन का आयोजन 14 कोर इंडियन आर्मी और केंद्रीय शासित प्रदेश प्रशासन के सहयोग से किया जा रहा है। दुनिया के 7 देशों ने इस मैराथन में हिस्सा लिया। 120 लोगों ने 2 श्रेणियों में मैराथन किया, 21 किलोमीटर और 10 किलोमीटर में भाग लिया। बर्फबारी में 14,000 फीट की ऊंचाई पर दौड़ लगाई। पैंगोंग झील पर फिलहाल तापमान -15 डिग्री है। जम्मू कश्मीर के खाड़ी से जो तस्वीरें सामने आई वो देखते ही बन रही हैं। भयंकर बर्फबारी के बीच ट्रेन गुजर रही है। ट्रेन भी पूरी तरह से बर्फ में ढक चुकी है। तो वहीं घाटी में लगातार हो रही बर्फबारी और खराब मौसम के चलते श्रीनगर एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली 12 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। किश्तवाड़ में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुई, जिसके चलते किश्तवाड़ से मुगल मैदान जाने वाले NH 244 पर भारी ट्रैफिक लगा रहा। वाहन लैंडस्लाइड के बाद हुई मिट्टी में फंस गए, तो स्थानीय प्रशासन ने बुलडोजर और JCB की मदद से गाड़ियों को बाहर निकाला, जिसके बाद कहीं जाकर जाम खुल सका। लेकिन इस रास्ते पर फिलहाल आवाजाही बंद कर दी गई है। और अब खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां पर भारी बर्फबारी इस वक्त हो रही है और यही कारण है कि मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के लिए 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया। कई जिलों में तो बर्फबारी इतनी ज्यादा हुई है कि लोगों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो चला है। देखिए वहां के हालात इस रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से बारिश बर्फबारी का दौर शुरू हुआ है। पहाड़ी राज्य में लाहौल स्पीति, मनाली, किन्नौर, काजा सहित अन्य इलाकों में रविवार से ही रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी हो रही है। पिछले 24 घंटे में बर्फबारी के दौरान रोहतांग में 4 इंच, कोकसर में 2 इंच और सिस्सू में 1 इंच और लाहौल स्पीति में करीब 1.5 फीट बर्फबारी दर्ज की गई है। मौसम विभाग आज भी हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी का रेड अलर्ट जारी कर चुका है। रेड अलर्ट हिमाचल प्रदेश के 7 जिले यानी चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, किन्नौर, लाहौल स्पीति और मंडी के पहाड़ी क्षेत्र के लिए जारी किया गया है। बात अगर राजधानी शिमला की करें तो शिमला में भी मौसम खराब बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश के मशहूर टूरिस्ट प्लेस मनाली को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर पहाड़ दरकने से बड़ी बड़ी चट्टानें नीचे आ गिरी हैं, जिसके चलते हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया। स्थानीय प्रशासन सड़क पर गिरी चट्टानों को हटाने में लगा हुआ है। बड़ी खबर जो आज की है उसकी जानकारी आपको देते हैं। किसान एक बार फिर से आज शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच करने की तैयारी में है, क्योंकि MSP गारंटी कानून पर किसान और सरकार के बीच जो बातचीत हुई थी उस पर सहमति नहीं बनी। दिल्ली कूच को लेकर के किसानों की आज बड़ी तैयारी है। बैरिकेडिंग हटाने के लिए किसानों ने पोकलेन और JCB जैसी मशीन लेकर आए हैं। मॉडिफाइड ट्रैक्टर से भी बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश होगी, जिससे शंभू बॉर्डर पर एक बार फिर से घमासान आज दिख सकता है। किसान आज सरकार से आर पार के मूड में है। शंभू बॉर्डर पर इसकी बिसात पिच गई है।
पोकलेन से लेकर जेसीबी मशीन, मॉडिफाइड ट्रैक्टर से लेकर आंसू गैस से बचने के लिए देसी ढाल, इन सब का किसानों ने शंभू बॉर्डर पर इंतजाम कर लिया है। सुबह 11 बजे की डेडलाइन खत्म होने के बाद किसान दिल्ली कूच के लिए बैरिकेडिंग तोड़ने में जुटेंगे, जिसे लेकर किसानों की शंभू बॉर्डर पर बड़ी तैयारी दिख रही है। किसानों ने बैरिकेडिंग को तोड़ने के लिए ट्रैक्टर को कैसे विध्वंसक बनाया है, ये भी जाने। इस ट्रैक्टर को बकायदा नाम दिया गया है, इसका नाम है ब्लैक मामा 735। ब्लैक मामा जो कि एक सांप की प्रजाति होती है, बेहद खतरनाक और जहरीली प्रजाति होती है, उसके नाम से ट्रैक्टर बनाया गया है। और ये जो ट्रैक्टर है, ये दरअसल जो अगर बैरिकेडिंग को तोड़ना पड़ा उसके लिए इसको आगे लाया जाएगा। आप देखिए कि यहाँ पर जो चैन है वो इसके आगे लटकाई गई है। इसमें जो बोल्डर्स होते हैं कंक्रीट के, उनको बांधकर खींचा जाएगा। ट्रैक्टर से बात नहीं बनी तो बैरिकेडिंग हटाने के लिए किसान शंभू बॉर्डर पर पोकलेन मशीन भी लाए। इतना ही नहीं, पुलिस की रबर बुलेट का असर न हो, इसके लिए बुलेट प्रूफ केबिन भी बनाया गया। इन तस्वीरों से साफ है कि किसान आज आर पार के मूड में है। इतना ही नहीं, किसानों ने खुद को आंसू गैस के गोलों से बचाने के लिए देसी ढाल भी बना ली है। इस तस्वीर को देखिए कैसे दूरबीन के साथ इस देसी ढाल को बनाया गया, यानी किसानों की आज तैयारी पुख्ता है। किसानों का इरादा आज किसी भी तरह शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा के लिए बने किले को ध्वस्त करना है। तो वहीं सरकार ने किसानों से अपील की कि वो शांति बनाकर वार्ता के जरिए हल निकालें। मैं अपील करूंगा सभी लोगों से कि वो ऐसे समय पर संयमता से काम लेकर हम अपनी वार्ता को जारी रखें और इस जो विषय जिसको हमारे भाइयों ने उठाया है उसका समाधान करें। किसानों की तैयारी देख ऐसा लग रहा है कि आज वो बैरिकेडिंग और सुरक्षा घेरा तोड़ने के लिए हर हद को पार करने की कोशिश करेंगे। तो वहीं शंभू बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस ने भी इससे निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। अब अगली खबर की करते हैं। अमेठी को लेकर सियासी लड़ाई एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे ही अमेठी से उनके चुनाव लड़ने की जो चर्चा हुई तो स्मृति ईरानी ने एक बार फिर से चैलेंज कर दिया, जिस पर कांग्रेस पार्टी ने भी कह दिया है कि जो अमेठी की जनता है वो राहुल गांधी को वापस चाहती है। लेकिन स्मृति ईरानी जो उन्हें चैलेंज कर रही हैं, कह रही हैं कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़कर दिखाएं। राहुल गांधी यूपी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं। ऐसे में उनके अमेठी से चुनाव लड़ने की सियासी अटकलें लगाई जा रही हैं। एक दिन पहले केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को चैलेंज किया था कि वो अमेठी से चुनाव लड़कर दिखाएं, जिस पर अब कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश की माने तो अमेठी की जनता भी चाहती है कि राहुल अमेठी में दोबारा लौट कर आए। राहुल जी और सीईसी और हमारे अध्यक्ष पर निर्भर है, पर माहौल जो है वापसी का है। तो लोग समझते हैं कि 2019 में उन्होंने एक गलती की और वो राहुल जी को वापस चाहते हैं। नहीं, चैलेंज करना उनका लोकतांत्रिक हक बनता है। अमेठी पर कांग्रेस की तरफ से बयान आने के बाद स्मृति ईरानी ने भी तंज कसा और चुनौती स्वीकार करते हुए कांग्रेस से मांग की कि वो अमेठी से राहुल की उम्मीदवारी घोषित करें। मुझे इस बात की खुशी है कि जयराम रमेश जी ने मेरी चुनौती को स्वीकार किया है कि राहुल गांधी बिना अखिलेश जी के, बिना मायावती जी के अमेठी का चुनाव लड़ने को तैयार हैं। मैं चाहूंगी कि जयराम रमेश ने जो प्रस्ताव मेरे उद्बोधन के बाद दिया है उसको आज ही सीईसी उनकी जारी कर दे। मैं भारतीय जनता पार्टी की सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते इस चुनौती का स्वागत करती हूँ। राहुल फिलहाल केरल की वायनाड से सांसद हैं। अगर राहुल गांधी दोबारा अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट की लड़ाई एक बार फिर से दिलचस्प होगी। बात कर लेते हैं इंडी गठबंधन की, जिसे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच जो सीट शेयरिंग की बात हुई थी उसको लेकर के दरार अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अखिलेश यादव ने कांग्रेस को 17 सीटों का ऑफर किया था और अपने प्रत्याशियों की लिस्ट भी वो जारी करने वाले हैं, जबकि कांग्रेस का कुछ सीटों पर अखिलेश के ऊपर दबाव बनाने की जो रणनीति है उसके तहत कांग्रेस आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब यूपी में भी इंडी अलायंस बिखरने की कगार पर है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस समाजवादी पार्टी से सीट शेयरिंग पर तालमेल की बात कर रही है, तो वहीं अखिलेश यादव यूपी में अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी किए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने अब तक 17 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है।
यूपी में अखिलेश ने कांग्रेस को 17 सीटें ऑफर की तो वहीं कांग्रेस इससे ज्यादा की मांग कर रही है। वहीं 3 सीटों पर कांग्रेस एसपी के बीच बात फंस गई है। ये सीट है बिजनौर, बलिया, मुरादाबाद। कांग्रेस बिजनौर से खड़गे, बलिया से अजय राय और मुरादाबाद से अजहरुद्दीन को चुनाव लड़ाना चाहती है, लेकिन एसपी की इन तीनों सीटों पर पकड़ है और वो कांग्रेस को इसे नहीं देना चाहती, जिसे लेकर एसपी और कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। Sir, it is in final stage. Okay. Any time it can be finalized. 17 seats okay, sir. Congress को, sir. Congress is ready with the SP proposal. No. I am not. We will win. This discussion is going on. Okay. Discussion is going on. It will be finalized at any point of time. हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस को 17 सीटों को लेकर अल्टीमेटम दे दिया गया है। यही वजह है कि कांग्रेस की स्थिति साफ नहीं होने पर अखिलेश ने राहुल की यात्रा से भी दूरी बना ली है। अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। कांग्रेस की देरी पर अखिलेश यादव ने अब राजा भैया की पार्टी से गठबंधन पर बात शुरू कर दी है। एसपी प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने राजा भैया से मुलाकात भी कर ली। दोनों के बीच राज्यसभा सांसद चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव में समर्थन को लेकर चर्चा हुई है। तो अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के लिए 30 लिस्ट जारी कर दी, यानी कि इस लिस्ट में कांग्रेस के साथ खेल हो गया, लेकिन इस लिस्ट के जरिए अखिलेश परिवार के साथ भी खेल हो गया। कल इसके बारे में न्यूज की पाठशाला में सुशांत सिन्हा ने विस्तार से बताया था। जरा देखिए आप भी अखिलेश परिवार के साथ क्या खेल हुआ था। कांग्रेस के साथ तो अखिलेश ने खेल कर दिया, लेकिन अखिलेश के परिवार में भी खेल हो रहा है, क्योंकि बदायूं सीट पर अखिलेश ने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव का टिकट बदलकर बदायूं सीट पर चाचा शिवपाल को टिकट दे दिया। धर्मेंद्र यादव के बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें आजमगढ़ से टिकट मिलेगा। आजमगढ़ से अखिलेश और मुलायम दोनों नेता सांसद रह चुके हैं। 2022 के उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से लड़े थे, लेकिन उपचुनाव में भोजपुरी एक्टर दिनेश लाल यादव निरहुआ से चुनाव हार गए थे। अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव को मैनपुरी से टिकट मिला हुआ है, जो मुलायम सिंह यादव की संसदीय सीट रही है। राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव को फिरोजाबाद से टिकट दिया गया है, जो 2019 में शिवपाल की वजह से हार गए थे। इस बार अखिलेश यादव शिवपाल यादव को बहुत भाव दे रहे हैं। इसकी एक वजह तो यह भी है कि शिवपाल यादव राजनीति के माहिर खिलाड़ी, वो घोसी उपचुनाव की रणनीति में अपना दम दिखा चुके हैं। अखिलेश यादव भी ये समझ चुके हैं कि उनके चाचा क्या कर सकते हैं। दूसरी बात यह भी है कि शिवपाल यादव को लेकर अक्सर अखिलेश यादव को घेरा जाता रहा है। खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा था कि शिवपाल यादव के साथ बहुत अन्याय होता है। नहीं बोले हैं कि चचू के साथ क्या होता है। देखिए, एक बार आपको याद दिलाता हूं, योगी आदित्यनाथ का पुराना बयान सुनिए। राम की मर्यादा, परिवार की मर्यादा, क्या परिवार की मर्यादा है। यहां तो पीडीए, हमारे डिप्टी सीएम ने कहा, पीडीए का मतलब है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। ब्रजेश जी ने अभी अपने उसमें कहा, उनके पीडीए में और लोग हैं लेकिन चच्चू नहीं है। वो बेचारे हमेशा ठगे जाते हैं ऐसे। कब तक ये न्याय होगा पता नहीं। महाभारत को एक बार पढ़िए, महाभारत। हाँ, एकदम। आखिर परिवार के 3 सदस्यों के नाम थे, चच्चू के नाम क्यों नहीं था। और चलिए अब बात कर लेते हैं राहुल गांधी की, जो कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी का एक बयान सियासी पारा काफी उससे हाई हो चुका है। रायबरेली में जब वो यात्रा कर रहे थे, उन्होंने यूपी और वाराणसी का नाम लेकर के कुछ ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद विवाद खड़ा होना तय था। और बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभाल रखा है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने। तो राहुल ने ऐसा कहा क्या और कैसे स्मृति ईरानी ने जवाब दिया, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। राहुल गांधी की न्याय यात्रा जारी है और ये आज यात्रा उन्नाव से कानपुर तक होनी है। हम आपको इस यात्रा की अपडेट बताएंगे, लेकिन उससे पहले ताजा विवाद को समझिए। विवाद की वजह है राहुल गांधी का ये बयान। मैं वाराणसी गया, वाराणसी में देखा मैंने रात को बाजा बज रहा है, बाजा बज रहा है, वहां पे शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए
नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। राहुल गांधी के इस बयान पर सियासी रिएक्शन तो होना ही था। बीजेपी की ओर से मोर्चा संभाला स्मृति ईरानी ने। कांग्रेस पार्टी का भविष्य अंधकार में है, लेकिन उत्तर प्रदेश का भविष्य बढ़ रहा है प्रगति की ओर। राहुल गांधी ने इसके अलावा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर भी वार किया। राम मंदिर में आपको नरेंद्र मोदी दिखेगा, आपको अंबानी दिखेगा, आपको अदानी दिखेगा, आपको हिंदुस्तान के सबसे अरबपति दिखेंगे। आपको एक पिछड़ा नहीं दिखेगा, आपको एक दलित नहीं दिखेगा, आपको एक आदिवासी नहीं दिखेगा। क्यों नहीं? राहुल गांधी के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री ने सोनिया गांधी को चेतावनी दे दी। सुनिए स्मृति ईरानी ने क्या कहा। हमारे जो पुण्य स्थल हैं उनके बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां करना बंद करें, वरना मुंह तोड़ जवाब प्रभु तो देंगे ही, जनता भी देगी। स्मृति ईरानी के अलावा कुछ दिन पहले तक कांग्रेस में रहे प्रमोद कृष्णम ने भी बिना नाम लिए राहुल गांधी पर तंज कसा है। मुझे लगता है किसी की दुकान में सौदा बचा नहीं है। 2024 में सारी दुकानें बंद हो जाएंगी, सबके शटर डाउन हो जाएंगे। बता दें कि राहुल गांधी की यात्रा आज उन्नाव में प्रवेश करेगी। राहुल गांधी आज उन्नाव से शुक्लागंज तक 12 किलोमीटर तक लंबा रोड शो करेंगे। इसके बाद यात्रा उन्नाव से कानपुर सीमा में प्रवेश करेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर संदेश खाली की आपको बताएंगे, जहां पर महिला उत्पीड़न को लेकर के सियासी गहमागहमी लगातार जारी है। एक तरफ सरकार की तरफ से बदनाम करने का आरोप लगाया जा रहा है, विपक्षी पार्टी लगातार हमलावर है। तो सरकार की तरफ से मंत्री शशि पांजा ने इस पूरे मामले को राजनीतिक करार दिया है। वही बीजेपी इसे लेकर पश्चिम बंगाल सरकार पर हमलावर है, लेकिन पूरा अपडेट क्या है इसे लेकर वो आपको इस रिपोर्ट में दिखा देते हैं। संदेश खाली को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। हाईकोर्ट से मिली इजाजत के बाद नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी संदेश खाली पहुंचे। देखा आपने, शुभेंदु अधिकारी संदेश खाली के उस इलाके में गए जहां की महिलाओं ने उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। सुनिए शुभेंदु अधिकारी ने वहां से क्या बयान दिया। ये जनसल्लाभ ये बोल रहा है बंगाल से ममता भाग ममता का जाने का टाइम हो गया है। कोलकाता हाईकोर्ट ने शुभेंदु अधिकारी को शर्त के साथ इजाजत दी, जिसके मुताबिक शुभेंदु के साथ उनकी सिक्योरिटी के लोग ही हिंसा प्रभावित इलाके में जा सकते हैं। वहीं इस मामले पर अनुराग ठाकुर ने भी ममता सरकार पर सवाल उठाए। ये बहुत दुर्भाग्य है कि पश्चिम बंगाल में एक महिला मुख्यमंत्री के होते महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, मीडिया वालों को रिपोर्टिंग से रोका जा रहा है। ममता बनर्जी सरकार इन दिनों संदेश खाली मामले को लेकर चौतरफा घिरी हुई है। बीजेपी हमलावर है। इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख रेखा शर्मा संदेश खाली के दौरे से लौटी और न सिर्फ ममता बनर्जी पर निशाना साधा, बल्कि इस्तीफे तक की नसीहत दे दी। अब सुनिए ममता सरकार की मंत्री क्या बोल रही हैं। महिलाओं पे अगर कोई अत्याचार हो, जो भी हो, इस पे जरूर कार्रवाई भी होगी और दोषी जो है वो उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। सुना आपने, ममता सरकार की तरफ से अब कार्रवाई की बात की जा रही है, वो भी तब जब मामला तूल पकड़ चुका है। मुख्य आरोपी शाहजहां शेख अब तक फरार है। उसकी गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर हाईकोर्ट ने सवाल उठाया है। वहीं बीजेपी की ओर से इस मामले की एनआईए से जांच कराए जाने की मांग की जा रही है। का बात करते हैं बिहार के सीतामढ़ी की, जहां पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा पहुंचने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही मंच टूट गया। और देखिए, मंच टूटने की वजह से मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि तुरंत माहौल को शांत भी करवा लिया गया, लेकिन क्या मंजर था वहां पर, देखिए इस रिपोर्ट में। हमारे नेता के लिए लोग इंतजार कर रही है। तेजस्वी के आने से पहले ही टूट गया मंच। नेताजी कर रहे थे ऐलान, मंच धड़ाम। मंच टूटने की वजह से मची अफरा तफरी। देखिए कैसे मंच टूट गया, कैसे अफरा तफरी मच गई। कोई नेताजी को संभाल रहा था तो कोई मंच के नीचे फंसे लोगों को निकाल रहा था। ये तस्वीरें बिहार के सीतामढ़ी की हैं, जहां घटना के वक्त रीगा के पूर्व कांग्रेस विधायक अमित कुमार टुन्ना लोगों को संबोधित कर रहे थे। इसी बीच मंच पर ज्यादा भीड़ होने की वजह से वो भरभरा कर टूट गया, जिसकी वजह से वहां कुर्सी पर बैठे नेता भी धड़ाम से जमीन पर जा गिरे।
गनीमत ये रही कि मंच तेजस्वी यादव के पहुंचने से पहले टूट गया। बता दें कि जन विश्वास यात्रा के तहत पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की सीतामढ़ी डुमरा हवाई फील्ड में रैली होनी थी। वो सभा को संबोधित करने आ रहे थे, उससे पहले ही मंच टूट गया। हादसे के 10 मिनट बाद तेजस्वी यादव रैली में पहुंचे। मंच टूटने की वजह से तेजस्वी यादव जिस बस से आए थे उसी बस के छत से उन्होंने कार्यकर्ताओं और वहां पहुंची भीड़ को संबोधित किया। जब से बीफ मंडी का खुलासा हुआ है तब से राजस्थान पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है। मामले का खुलासा होते ही 4 जिलों की पुलिस एक्टिव हो गई है। इस पूरे मामले को लेकर 5 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो गई है। और क्या अपडेट है, कार्रवाई कहां तक पहुंची है, देखिए रिपोर्ट में आप। राजस्थान के अलवर में खुलेआम चल रही बीफ मंडी पर नकेल कसने के लिए राजस्थान पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। गौकशी को लेकर एक्शन ले रही पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस और प्रशासन की ओर से अलग अलग टीमें मौके पर काम कर रही हैं। गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों के नाम रत्ती खान, मौसम, अलीम, कामिल और कासम खान है। पुलिस की 3 टीमों ने दिन रात छापेमारी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अन्य आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने 6 टीमें गठित की हैं, जो कि लगातार दबिश देकर कांड से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। अलवर, किशनगढ़, खैरथल और भिवाड़ी जैसे 4 जिलों की पुलिस दोषियों की धरपकड़ में जुटी है। इससे पहले पुलिस ने 30 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने अवैध निर्माण और अवैध गतिविधियों के खिलाफ भी एक्शन लिया। मंडी के आसपास की जमीन खाली करा ली है। अवैध रूप से की जा रही खेती को नष्ट किया जा रहा है। बुलडोजर कार्रवाई कर पुलिस अवैध झुग्गी और झोपड़ियों को भी हटा रही है, इलाका खाली करा रही है। राजस्थान के अलवर जिले से 60 किलोमीटर दूर बीहड़ों में खुलेआम बीफ मंडी का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें चादर पर गाय का मांस सजाए बैठे बेचने वाले और खरीदार दिखाई दिए। जिसके बाद सबूत मिलने पर आईजी ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू की।